Hello viewers, welcome to my channel. I am Neil Kamal and we were discussing French Revolution. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में अभी तक हमने देखा कि रॉबस्पियर का डाउनफॉल हो गया है और उसे गिलोटिन करा दिया गया है और इस तरीके से फ्रांस में रेन ऑफ टेरर यानी कि आतंक के राज्य का समापन होता है। तो रॉबस्पियर के पतन के बाद जैसा कि आपको ध्यान होगा कि रॉबस्पियर जो था वो बिलोंग करता था जैकोबियन क्लब से, ठीक है। और आपको साथ ही साथ ध्यान होगा कि वहां पे एक और पार्टी थी जिरोंडिन्स जिसको कहते थे। और इसके बाद रॉबस्पियर के डाउनफॉल के बाद बहुत ही थोड़े समय के लिए सत्ता जो है वो जिरोंडिन्स के हाथों में आ गई और उसके बाद जो वेल्दियर मिडिल क्लास था उसके हाथों में सत्ता आ गई, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो जैकोबियंस थे यानी कि उस पार्टी के जो मेंबर्स थे वो थोड़े से वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे और इसीलिए जब इनका डाउनफॉल हुआ, इनका पतन हुआ, इस पार्टी का शासन खत्म हुआ तो जो उदारवादी थे, जो लिबरल्स थे, उनका शासन में आगमन हुआ, सत्ता पे उनका कब्जा हुआ। तो सत्ता जब वेल्दियर क्लास के हाथों में आ गई तो फिर से फ्रांस का नया संविधान बना। तो क्या आपको याद है कि फ्रांस में कुल कितने संविधान थे? तो वो मैं बताऊंगी, पर वो मैं लास्ट में बताऊंगी ताकि आपको याद रहे कि क्रांति के दौरान फ्रांस में कितने संविधान बने। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक शब्द आता है डायरेक्टरी रूल, और जैसा कि मैंने आपको साइड बाय साइड फ्लो चार्ट में बताया था कि फ्रांस में जो है ना एक्चुअली जो शासन शुरू होता है तो इसका जो आप कह सकते हैं ना कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कहते हैं ना जैसे रेल से सफर करते हैं तो पहला स्टेशन जो है, तो फ्रांस का जो पहला स्टेशन है वो है मोनार्की, और फ्रांस का जो लास्ट स्टेज है जो आपके चैप्टर में अभी तक का है वो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। यानी मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि फ्रांस में जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो रहा है और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते पढ़ते हम लोग अभी आ गए हैं डायरेक्टरी रूल पे। तो डायरेक्टरी रूल है क्या, चलिए देखते हैं। तो इस संविधान की जो खास बात थी वो आपको जैसा कि ध्यान है, मैंने बोला कि वेल्दियर मिडिल क्लास के हाथ में सत्ता आ गई थी और इस वजह से क्या हुआ कि जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। और इसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि दरअसल ये इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल होता क्या था। साथ ही साथ 5 सदस्यों वाली एक डायरेक्टरी बनाई गई। तो ये था क्या, इसे जानने के लिए ये समझिए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे वो कानून बनाने का काम करती थी, पर कोई तो होना चाहिए जो उन बने हुए कानून को इम्प्लीमेंट करे, इन्फोर्स करे। तो इसके लिए 5 सदस्यों की डायरेक्टरी बनाई गई। ये 5 सदस्य क्यों? ये 5 सदस्य इसलिए कि लोगों ने देख लिया था इसके पहले कि यदि सत्ता एक के हाथ में रहेगी तो वो कितना निरंकुश हो सकता है, कितना हिंसक हो सकता है। वो रॉबस्पियर के केस में लोगों ने देख लिया था। इसलिए इन लोगों ने जो एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए वो 5 डायरेक्टर्स के हाथों में दिए ताकि एक दूसरे के ऊपर चेक रहे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये, तो जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थे और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स वाले 5 डायरेक्टर्स थे जिनको की कार्यकारिणी शक्ति जिनके हाथों में थी, इनमें आपस में हमेशा ही कुछ न कुछ खटपट होती रहती थी। और ये एक अच्छा मौका मिल गया था नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का। आप बोलेंगे कि अचानक से सीन में नेपोलियन बोनापार्ट कैसे आ गया? तो आपको यहाँ पे ये नहीं भूलना है कि साइड बाय साइड युद्ध चल रहा है यूरोप की दूसरी शक्तियों के साथ। तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको यहाँ पे नहीं भूलना है कि फ्रांस का युद्ध चल रहा था दूसरी यूरोपीय शक्तियों के साथ, और इन शक्तियों में जो प्रमुख शक्तियां थी वो थी इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, पीडमोंट एंड जर्मनी। और इसके अलावा ये प्रमुख शक्ति क्यों थी? क्योंकि बाकी की जो 3 शक्तियां थी, जो दूसरी तरफ जो प्रशा, हॉलैंड और स्पेन था, इसके साथ तो ट्रीटी हो चुकी थी तो उनका इतना टेंशन नहीं था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, पीडमोंट और जर्मनी इनके खिलाफ मोर्चा था, क्योंकि जब नया संविधान बना और डायरेक्टरी के हाथों में रूल आया तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके लिए यही हो गया कि जो युद्ध कंटिन्यूअसली चल रहा है उसको कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो इसलिए उसने दो तरफा एक्चुअली खेल खेला। तो डायरेक्टर्स ने क्या किया कि एक अभियान जो है वो जर्मनी के खिलाफ भेजा और यहाँ पे पीडमोंट का अभियान जो है यानी इटली का जो अभियान था वो उन्होंने नेपोलियन के हाथों में दिया। तो जर्मनिस्ट तो वहां के जो सेनानायक गए थे वो हार के आ गए। जो इटली गया था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने वहां पे अपनी शक्ति का विस्तार किया, वो वहां से बहुत अच्छे से जीत के आया, जिसकी वजह से लोगों में एक उत्साह का संचार हुआ। क्योंकि फ्रांस का जो इंटरनल कंडीशन था जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है वो इस तरीके का था कि लोग युद्ध को जीतने की बात सोच भी नहीं सकते थे, और ऐसे विकट परिस्थिति में नेपोलियन जो है वो बाहर जाके युद्ध जीत के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में नेपोलियन के प्रति एक आदर का भाव आ गया था। एक इंपॉर्टेंट बदलाव ये हुआ था इस बीच में कि जब रेन ऑफ टेरर का अंत हो गया था तो आपको ध्यान होगा कि एक वहां का फ्रांस का जो
राष्ट्रीय गीत था जिसे मार्सेल्स कहते थे, उसे भी खत्म कर दिया गया, लोगों ने उसे भी खत्म कर दिया और उसकी जगह पे एक नया सॉन्ग उन्होंने स्टार्ट किया जिसे थर्मीडोर सॉन्ग कहते हैं, तो उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात ये हुई थी कि तुम्हें याद होगा कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। तो तुम ऐसा सोचोगे कि आखिर क्यों फ्रांस का जो गाना था मार्सेल्स वो खत्म हो गया, उसकी जगह थर्मीडोर सॉन्ग आ गया। इसके पीछे रीजन था, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि लोग राजतंत्र में यकीन रखते थे, फ्रांस में मोनार्की में यकीन रखते थे, और बाद में चल के रिपब्लिक आया, और रिपब्लिक में जो ये नेशनल कन्वेंशन था जिसमें रॉब्सपियर था, उसका आतंक इतना ज्यादा हो गया कि लोग बिल्कुल डर गए, और बहुत सारे लोग जो राजतंत्र के समर्थक थे वो इस तरह की डिमांड करने लगे कि नहीं नहीं नहीं, अभी वापस से राजतंत्र को एस्टैब्लिश करो। और वहां पे ध्यान होगा आपको कि जो लुई 16 था वो बूर्बो डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो लोगों की ये डिमांड होने लगी कि ठीक है, वापस से बूर्बो डायनेस्टी को फ्रांस में एस्टैब्लिश किया जाए और वापस से मोनार्की लाई जाए, क्योंकि रिपब्लिक में रॉब्सपियर ने तो सबका जीना हराम कर दिया था, तो ये अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो उनका ये मानना था। तो तुमने देखा कि किस तरह से 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें भी लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, और 1795 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या हुआ? क्या आप कोई अंतर देख पा रहे हो? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही मेजर डिफरेंस था दोनों के बीच में, वो ये कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था मिडिल क्लास के हाथों में सत्ता थी, आपको ध्यान होगा, और साथ में मोनार्क भी था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं आप? तो समझने के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो मध्यम वर्गीय राजतंत्र की व्यवस्था थी उसमें, जबकि 1795 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो मध्यम वर्गीय गणतंत्र की स्थापना की गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि राजतंत्र के समर्थक अभी भी थे जो ये चाह रहे थे कि बूर्बो डायनेस्टी को रीएस्टैब्लिश किया जाए फ्रांस में, तो कहीं ना कहीं दोनों वर्गों के बीच में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। और जैसे होता है ना कि संविधान बनने के बाद में कुछ जोड़ा जाता है, कुछ इस तरह की डिमांड लोग करने लगे। और तो जो राजतंत्र के समर्थक थे उनकी ये डिमांड थी कि जो नया संविधान है 1795 का उसमें कुछ पूरक चीजें जोड़ दी जाए, यानी कि लास्ट में कुछ चीजें जोड़ दी जाए, और इसे 2/3 डिक्री कहा गया, क्योंकि इस 2/3 डिक्री में उनकी ये डिमांड थी कि इन दोनों सदनों के जो मेंबर्स होंगे वो पुराने सदस्य होंगे। और पुराने सदस्य कौन थे? आपको अच्छे से याद है कि वो तो राजतंत्र के समर्थक थे। तो इनका जो आपसी लड़ाई शुरू हुआ ना, इन दोनों, एक जो था राजतंत्र का समर्थक था जो चाह रहा था कि राजतंत्र को वापस से एस्टैब्लिश किया जाए, और दूसरा जो था वो नेशनल कन्वेंशन था। तो लोगों ने जो संविधान था उसे तो बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट किया, मेजोरिटी के साथ एक्सेप्ट किया, लेकिन जो ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल था जिसमें जिसे 2/3 डिक्री कहते हैं, जिसमें कि 2/3 सदस्य जो है वो पुराने मेंबर्स होने चाहिए, इसके खिलाफ लोगों ने एक तरह का युद्ध छेड़ दिया, विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट हो गया कि नहीं भाई, हम ये वाला चीज तो नहीं मानेंगे। पेरिस में लड़ाइयां शुरू हो गई। ये वो समय था जब बर्रास, जो कि उस समय का एग्जीक्यूटिव हेड था नेशनल असेंबली का, तब सम्मेलन ने बर्रास को सेनापति नियुक्त करके कहा कि भाई सम्मेलन की कम से कम रक्षा करो, इस विद्रोह में तो सम्मेलन ही कहीं ना कहीं डूब जाएगा। तब यही वो समय था कि जब बर्रास ने एक तोप चलाने वाले सामान्य से युवक को बुलाया और फिर उसके ऊपर सम्मेलन की रक्षा का भार सौंपा, और ये युवक और कोई नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट था। तो आप देख सकते हो कि नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री जो है वो डायरेक्टरी रूल से पहले हो चुकी है, बाद में चल के डायरेक्टरी रूल आया है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे संचालक मंडल जो था उसमें कुल 5 डायरेक्टर्स थे, और इन दोनों में भी आप ये सोच लो, सीन में बैकग्राउंड में यदि आप देखोगे तो नेपोलियन है, ठीक है। आप सोचोगे कि अचानक से नेपोलियन कहां से आ गया? नेपोलियन अचानक से नहीं आ गया है, नेपोलियन ऑलरेडी यहाँ पे है, वो बस मौके की तलाश कर रहा है कहीं ना कहीं, और वो मौका उसे बहुत जल्दी ही मिल जाता है, क्योंकि जो संचालक मंडल थे जिसके 5 सदस्य थे, डायरेक्टरी रूल जब चल रहा है, और इसके अलावा जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी जिसमें इलेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इन दोनों के बीच इतना आपस में मतभेद होता था कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया नेपोलियन को एंट्री मारने का। तो ये वो समय था जब नेपोलियन को अच्छा मौका मिल गया। प्लस साथ ही साथ क्या हुआ कि आप, जैसा कि मैंने बताया कि युद्ध का भी अभियान चल रहा था और कई मोर्चों पे सेना भेजी गई थी, और उसमें से एक मोर्चा पे इटली की तरफ जो सेना भेजी गई थी उसका भार नेपोलियन बोनापार्ट को दिया गया था। और इटली में जब वो जीत के आया था तो वापस फ्रांस में लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया था। बाद में जब फ्रांस में डायरेक्टरी रूल आई, उसके बाद भी नेपोलियन को अलग अलग युद्धों पर भेजा जाता था जहां वो सफलता प्राप्त करके लौटता था। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन के मन में भी सिर्फ सेनापति बनना
अब उसे पसंद नहीं आ रहा था और वो कुछ और ऊंची पदवी चाहता था, और इसके लिए उसने कुछ षड्यंत्र भी किए। वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुक में इतना ज़्यादा नहीं है। तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन ठीक है, इतना वास्ट में हम लोग इसे अभी नहीं पढ़ेंगे। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। जो बच्चे ऑफ कोर्स जो ह्यूमैनिटीज़ रखेंगे और हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे, वो या फिर वो जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा। पता नहीं कैसे लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं होता है, जबकि मेरा तो ये मानना है कि लोगों को अपने देश का इतिहास और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के बारे में तो एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं भी। तो यहाँ पे नेपोलियन जो था उसके मन में ये ख्याल आने लगा था कि ठीक है, सिर्फ हम सेनापति बनकर नहीं रहेंगे और अब मुझे फ्रांस का सम्राट बनना है, ये ख्याल उसके दिमाग में आने लग गया था। और इसके लिए उसने क्या किया कि एक षड्यंत्र किया, एक कॉन्स्पिरेसी की, जिसमें कि उन लोगों ने प्लान बनाया था, उसके सपोर्टर्स थे जो, उन लोगों ने प्लान बनाया था कि जो 500 असेंबली मेंबर्स हैं उनके ऊपर हम धावा बोल देंगे। ये 500 असेंबली मेंबर्स कौन थे? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो 2 इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो एक तो लेजिस्लेचर था जिसके मेंबर्स 500 थे और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसके मेंबर्स 250 थे। तो 500 सदस्यों वाली जो लेजिस्लेचर थी उसके ऊपर नेपोलियन ने अपने जो भी उसके समर्थक थे उसके साथ हमला कर दिया, और फिर जो राजप्रसाद था उसे घेर लिया, और जो जितने भी उसके विरोधी थे, नेपोलियन के जितने विरोधी थे, उन सबको बाहर निकाल दिया और डायरेक्टरी रूल का अंत कर दिया। तो डायरेक्टरी रूल को जब अंत कर दिया तो आगे किस तरह से शासन चलेगा, इसके लिए यह व्यवस्था की गई कि डायरेक्टरी रूल के स्थान पर अब एक काउंसिल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया जाएगा। डायरेक्टरी रूल के अंत के बाद फ्रांस का शासन 3 काउंसिल के हाथों में सुपुर्द कर दिया गया। अब ये 3 काउंसिल क्या थे, इसके बारे में भी चलो थोड़ा सा बताती हूँ। कि जैसे आप समझो कि इसके पहले जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थे उसमें 5 डायरेक्टर्स थे। अब ये डायरेक्टर्स नाम नहीं देके इन्हें काउंसिल नाम दिया गया और 3 काउंसिल नियुक्त किए गए, और नेपोलियन ने खुद को फर्स्ट काउंसिल नियुक्त किया। और इसके बाद बट ऑब्वियसली फ्रांस में काउंसिलेट रूल प्रारंभ होगा। तो एक बार फिर से फ्लो चार्ट की तरफ हम यदि देख लें तो सबसे पहले हमारा होता है एब्सोल्यूट मोनार्की, सेकंड पे होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, थर्ड पे होता है हमारा रेन ऑफ टेरर, यानी कि आप इसे कन्वेंशन कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि कन्वेंशन पीरियड में ही रेन ऑफ टेरर हुआ था। और इसके बाद फोर्थ होता है डायरेक्टरी रूल, और इसके बाद क्रांति समाप्त हो जाती है और नेपोलियन का इमरजेंस होता है, और वो वाला पीरियड जो वो फ्रांस में काउंसिल के अधीन शासन का वक्त होता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत रिफॉर्म्स जरूर हैं जिसे मैं अपने अगली क्लास में कवर करूंगी। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जो चर्चा है वो मैं अपने अगले क्लास में करूंगी। तो मेरी अगली क्लास जरूर से ज्वाइन कीजिए। यदि आप यूरोपियन हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो मेरी क्लास जरूर से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।